नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत। देखिए, पिछली क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और पाचन तंत्र में हमने आहार नाल और आहार नाल के संबंधित जो 5 पार्ट थे जिनमें मुख के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो जीभ और लार के बारे में हमने सीख लिया था। अगला एक पॉइंट है दोस्तों पाचन तंत्र के अंतर्गत, और मुख का जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है दांत। दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, दांतों के अध्ययन का विज्ञान और दांतों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन का विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों, जो दंत विशेषज्ञ होता है उस दंत विशेषज्ञ को ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओडोंटोलॉजिस्ट, दंत विशेषज्ञ को ओडोंटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है और दांतों के अध्ययन का विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, दांतों के बारे में बात करते हैं। सुना होगा आपने कि दांत कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। दांत जो होते हैं दोस्तों वो कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। और आपको ये भी पता है कि दोस्तों कैल्शियम सर्वाधिक दूध में पाया जाता है। और दोस्तों, फास्फेट की अगर बात करें तो ये फास्फेट के कारण जो दांतों का रंग होता है दोस्तों वो श्वेत होता है। हमारे दांत और हड्डियां दोनों ही दोस्तों कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। तो कैल्शियम के कारण दांत और हड्डी मजबूत, जबकि फास्फेट के कारण श्वेत होते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दांतों से संबंधित। दोस्तों, दांतों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे एनेमल कहा जाता है। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली संरचना एनेमल कहलाती है। और दोस्तों, इस एनेमल को हिंदी में दंत वल्क के नाम से जाना जाता है। दंत वल्क, दांतों का ऊपरी आवरण कहा जाता है। दोस्तों, ये जो एनेमल है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है दोस्तों एनेमल। क्योंकि दोस्तों इस एनेमल के अंतर्गत जल की मात्रा दोस्तों हमारे शरीर में सबसे कम होती है। दोस्तों इस एनेमल के अंतर्गत दोस्तों हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% पाई जाती है। और इस 65% का दोस्तों 70% भाग हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में सर्वाधिक जल की मात्रा मस्तिष्क में होती है, जबकि सबसे कम मात्रा एनेमल दंत बल्क में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। दोस्तों, ये एनेमल जो होता है, दंत बल्क जो होता है, ये भी कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है ये एनेमल भी। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दांतों से संबंधित। देखिए दोस्तों, मनुष्य में और वयस्कों के अंतर्गत दोस्तों वयस्कों में जो दांतों की संख्या होती है, वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है। और दोस्तों एक दंत सूत्र प्रयोग में लिया जाता है वयस्कों के दांतों का दंत सूत्र। तो दोस्तों दंत सूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों 2102, यानी दोस्तों 21-20 दांतों का दंत सूत्र होता है दोस्तों वयस्कों के दांतों की संख्या निकालने का। तो वयस्कों की दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है। और वयस्कों में जो दंत सूत्र होता है, वो दंत सूत्र निकालने की जो दोस्तों सूत्र होता है वयस्कों के अंतर्गत, वो वयस्कों के अंतर्गत दोस्तों वयस्कों का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों दंत सूत्र, तो वयस्कों में दंत सूत्र जो होता है दोस्तों वो 21-23 होता है। दोस्तों 21-23 वयस्कों का दंत सूत्र 21-23 होता है। वयस्कों में दोस्तों दांतों की संख्या 32 होती है। वयस्कों में दांत होते हैं दोस्तों, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा जाता है दोस्तों कृतनक। एक दांत होते हैं दोस्तों कृतनक, एक प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों रधनक, एक प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों अग्रचवर्णक, और एक प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों चवर्णक। इस प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर के अंतर्गत होते हैं। यानी हमारे मुख के अंतर्गत 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं दोस्तों कृतनक, रधनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दोस्तों इन कृतनक जो दांत हैं इनको अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत इंसाइनर बोला जाता है, इंसाइनर।
और जो रत्नक दांत हैं दोस्तों इनको केनाइन बोला जाता है, केनाइन। और दोस्तों जो अग्र चवर्णक है इनको दोस्तों प्रीमोलर बोला जाता है, और जो चवर्णक है दोस्तों इन्हें मोलर दांत कहा जाता है। दोस्तों कृतनक दांतों की संख्या होती है 8, रत्नक की संख्या होती है 4, प्रीमोलर की संख्या होती है 8 और मोलर दांतों की संख्या होती है दोस्तों 12। यानी कुल मिलाकर हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे मुख के अंतर्गत जो दांत है दोस्तों उनकी संख्या 32 है। कृतनक दांत 8 होते हैं, रत्नक 4 होते हैं, अग्र चवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। दोस्तों हमारे शरीर के अंतर्गत इस प्रकार के दांतों की संरचना पाई जाती है दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारे मुख के अंतर्गत दांतों की संरचना पाई जाती है इस तरीके से। और दोस्तों इनमें जो सबसे अग्र दांत होते हैं दोस्तों अग्र दांत, उन अग्र दांतों को दोस्तों कृतनक कहा जाता है। और दोस्तों इनसे पीछे वाले जो दांत होते हैं दोस्तों इनसे पीछे वाले जो दांत होते हैं दोस्तों इनसे पीछे वाले दांतों को दोस्तों रत्नक कहा जाता है। और दोस्तों इनसे पीछे वाले जो दांत होते हैं इनसे पीछे वाले दांतों को दोस्तों प्रीमोलर यानी सही अग्र चवर्णक, इनको दोस्तों प्रीमोलर अग्र चवर्णक कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट के दांत होते हैं दोस्तों इन्हें चवर्णक बोला जाता है, मोलर दांत कहा जाता है। यानी दोस्तों हमारे एक जबड़े में दांतों की संख्या 16 होती है और दूसरे जबड़ों में भी दांतों की संख्या 16 होती है। कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, कृतनक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अगले दांतों की बात करें, दांतों से संबंधित दोस्तों यदि जीवों को लेकर के चले तो कहा जाता है दोस्तों चूहा, गिलहरी और खरगोश। चूहा, गिलहरी और खरगोश दोस्तों इनके दांत जो होते हैं इनके दांत दोस्तों एक बार दंती होते हैं। चूहा, गिलहरी और खरगोश के दांत दोस्तों एक बार दंती होते हैं, जबकि दोस्तों मनुष्य के दांतों की अगर बात करें तो मनुष्य के दांत जो होते हैं दोस्तों वो 2 बार दंती होते हैं। 2 बार दंती दांत होते हैं मनुष्य के, जो कि जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या और मनुष्य में 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या होती है दोस्तों 20। और इन 20 दांतों को दोस्तों दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत दोस्तों इन 20 दांतों को कहा जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं, इन्हें अपन अस्थायी दांत भी बोल सकते हैं दोस्तों, अस्थायी। और दोस्तों जो 12 दांत होते हैं, 12 दांत मनुष्य में जो होते हैं दोस्तों उन्हें स्थायी दांत कहते हैं दोस्तों, जो एक बार आते हैं। तो मनुष्य के दांत 2 बार दंती होते हैं और 2 बार दंती के अलावा दोस्तों ये गर्त दंती होते हैं। गर्त मीन्स होता है दोस्तों गड्ढा, गड्ढे में संरचना में धसे हुए होते हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं 2 बार दंती, गर्त दंती और विषम दंती होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। तो मनुष्य के दांत 2 बार दंती, गर्त दंती और विषम दंती होते हैं। गड्ढे नुमा संरचना में धसे हुए होते हैं इसलिए इन्हें गर्त दंती कहते हैं। 2 बार जन्म लेते हैं इसलिए 2 बार दंती कहते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए विषम दंती कहते हैं इन दांतों को। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दांतों से संबंधित। कहा गया है कि जीवों में अगर दोस्तों लेकर के चले तो चूहा, गिलहरी के दांत 1 बार दंती होते हैं, मनुष्य के दांत दोस्तों 2 बार दंती होते हैं। और यदि एक जीव की अगर बात करें दोस्तों मगरमच्छ, अगर अपन मगरमच्छ की बात करें दोस्तों तो मगरमच्छ के दांत जो होते हैं वो बहुबार दंती होते हैं दोस्तों। मगरमच्छ के दांत बहुबार दंती, यानी दोस्तों इसके दांत बहुत बार जन्म लेते हैं, कई बार टूट जाते हैं और पुनः आ जाते हैं। दोस्तों आगे लेकर के चलें दोस्तों हाथी के तो दांत, अगले जो दांत होते हैं दोस्तों अग्र दांत। हाथी के जो अग्र दांत होते हैं वो कृतनक दांतों का रूपांतरण होते हैं दोस्तों, और उन दांतों को दोस्तों ट्रंक बोला जाता है। ट्रंक, जो हाथी के अग्र दांत होते हैं वो अग्र दांतों का रूपांतरण होते हैं जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार पुनः अपन रिवाइज करें तो दांतों के अध्ययन का विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है।
दांतों के विशेषज्ञ को ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। दांत कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। कैल्शियम के कारण दांत मजबूत और फास्फेट के कारण शुद्ध होते हैं। दांतों के ऊपरी पर दोस्तों इनेमल होती है जिसे दंत बल कहा जाता है, और ये इनेमल दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों इनेमल, क्योंकि इसके अंतर्गत जल की मात्रा सबसे कम होती है। लगभग दोस्तों हमारे शरीर में 65% जल पाया जाता है, जिसका 70% जल मस्तिष्क में और सबसे कम जल दोस्तों इनेमल में होता है। दोस्तों वयस्कों में दांतों की संख्या 32 और दंतसूत्र 21-23 होता है। कृतनक, जिनको दोस्तों मनुष्य के दांतों को 4 भागों में विभाजित किया है, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतनक दांतों की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्रचवर्णक की 8 और चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। कृतनक को इंसाइनर, रदनक को केनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर दांत कहा जाता है। अगर जीवों को लेकर के चले तो दोस्तों चूहा, गिलहरी और खरगोश के दांत एक बार दंती होते हैं, जो कि एक बार जन्म लेते हैं। मनुष्य के दांत दोस्तों 2 बार दंती, गर्तदंती और विषम दंती होते हैं। मनुष्य में 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें अस्थायी दांत और दूध के दांत कहा जाता है। अगर बात करूं मगरमच्छ की दोस्तों, तो मगरमच्छ के दांत बहुबार दंती होते हैं, बहुत बार जन्म लेते हैं, आ जाते हैं, टूट जाते हैं। दोस्तों हाथी के दांत, अग्र दांत जो होते हैं हाथी के, वो कृतनक दांतों का रूपांतरण होते हैं, जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। तो दांतों से परीक्षा में जो प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत ही सामान्य प्रश्न आएगा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न आएगा, बहुत इजी बात है, सरल बात है, आपने कई बार इनको पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों अपन पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, तो पाचन तंत्र में हमने आहारनाल सीखी है। आहारनाल के बाद हमने मुख की बात करी और मुख में जीभ, लार और दांत, ये तीनों पॉइंट पढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों पाचन तंत्र के अगले भाग के बारे में बात करें तो पाचन तंत्र का जो अगला पॉइंट है, पाचन तंत्र का अगला पॉइंट है दोस्तों ग्रसनी। ग्रसनी की बात करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्रसनी में क्या होता है। ग्रसनी क्या करती है दोस्तों, ये भोजन को मुख से लेकर के और आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है ग्रसनी। ग्रसनी की बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए, ग्रसनी दोस्तों क्या करती है, ये ग्रसनी भोजन को मुख से लेकर के और आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है दोस्तों। आमाशय तक, मुख से लेकर के आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है ग्रसनी। और किस माध्यम से दोस्तों, एक गति होती है यहाँ, और उस गति का नाम है दोस्तों क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से दोस्तों, क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से भोजन को मुख से लेकर के आमाशय तक, यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि भोजन को मुख से आमाशय तक क्रमानुकुंचन गति के द्वारा पहुंचाया जाता है। अर्थात ये कह सकता हूँ कि भोजन जब मुख से आमाशय में जाता है तो वहां क्रमानुकुंचन गति उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों ग्रसनी की बात कर रहे हैं अपन। इस ग्रसनी का जो दोस्तों अगला भाग है उसे अपन ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली के अंतर्गत दोस्तों जो हमारा भोजन ठहरता है लगभग 7 सेकंड, यानी ग्रास नली में हमारा भोजन लगभग 7 सेकंड ठहरता है। 7 सेकंड के पश्चात इसे आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों अगली बात करते हैं इस ग्रास नली की। दोस्तों ये जो ग्रास नली होती है लगभग दोस्तों 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है इस ग्रास नली की, और 7 सेकंड भोजन ठहरता है, मुख से आमाशय तक क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से पहुंचता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत इस तरीके से दोस्तों एक संरचना होती है, इस तरीके से। और यहाँ दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ऐसे 2 छिद्रनुमा संरचना दिखाई दे रही होंगी। एक ये जो दोस्तों इसमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, तो ये तो है दोस्तों श्वास नली। और दोस्तों ये जो इधर वाली जो नलिका है इसे कहते हैं दोस्तों अपन ग्रास नली, या मैं आहार नाल बोल सकता हूँ। दोस्तों ये श्वास नली है, ये ग्रास नली है, और इनके ऊपर दोस्तों एक कपाट पाया जाता है, और इस कपाट को अपन बोलते हैं दोस्तों एपिग्लोटिस कपाट। एपिग्लोटिस कपाट इसे कहा जाता है। अगर विज्ञान में बात करूं दोस्तों तो इसे घाटी ढक्कन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों घाटी ढक्कन, साधारण नाम की बात करूं दोस्तों तो इसे हमारे शरीर का ट्रेपेक्टुलिश्मेन कहा जाता है।
अब बात आती है कि ट्रपेट प्लेसमेंट क्यों कहा जाता है दोस्तों। ये घाटी ढक्कन क्या करता है, ये एपिग्लोटिस कपाट क्या करता है दोस्तों कि इस श्वास नली में भोजन के कणों को दोस्तों, ये जो घाटी ढक्कन है श्वास नली में भोजन के कणों को और भोजन के कणों को आने से रोकता है दोस्तों, आने से रोकता है। ट्रैफिक पुलिस की तरह हमारे शरीर की सुरक्षा करता है ये घाटी ढक्कन। प्रश्न आता है परीक्षा में, घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य है श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकना, ये घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य है। ट्रपेट प्लेसमेंट कहते हैं, एपिग्लोटिस कपाट कहते हैं, श्वास नली अर्थात ग्रास नली के शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों। एक श्वास नली, एक ग्रास नली, ये दोस्तों आमाशय में जाकर के खुल जाती है और दोस्तों जो श्वास नली है ये दोस्तों फेफड़ों में जाकर के प्रवेश करती है। श्वास नली में दोस्तों सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं और ये सी आकृति के छल्ले क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी श्वास नली है उसको दोस्तों पिचकने से रोकते हैं, उस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं ये सी आकृति के छल्ले श्वास नली में पाए जाते हैं। और जब भोजन के दबाव से श्वास नली पिचकने लगती है तो उस श्वास नली को जैसे है यथावत स्थिति में रखते हैं ये सी आकार के छल्ले। श्वास नली और ग्रास नली दोनों के शीर्ष पर घाटी ढक्कन पाया जाता है जो कि भोजन को श्वास नली में आने से रोकता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्रसनी भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाती है क्रमानुकुंचन गति के कारण। ग्रसनी का अगला भाग ग्रास नली 7 सेकंड भोजन ठहरता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों ग्रास नली के शीर्ष पर घाटी ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस कपाट जिसे कहते हैं, ट्रपेट प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, श्वास नली में भोजन के कणों को आने से रोकता है। और श्वास नली के अंदर जो शी आकृति के छल्ले हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। दोस्तों श्वास नली और फेफड़े इन दोनों के बारे में अपना एक अगला चैप्टर आएगा जिसे दोस्तों श्वसन तंत्र कहा जाता है। यहाँ अपन विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, श्वास नली का और फेफड़े दोनों की बात करेंगे। अब दोस्तों ग्रसनी, ये दोस्तों दूसरा पॉइंट है आहारनाल का। पहला पॉइंट था दोस्तों मुख, और जो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों वो तीसरा पॉइंट आता है आमाशय, जिसे अपन पेट कहते हैं, उदर कहते हैं, स्टोमच कहते हैं, एक ही बात है। आमाशय की बात करेंगे, एक बार पुनः देख लीजिए। ग्रसनी भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाती है क्रमानुकुंचन गति के कारण। ग्रास नली अगला भाग है, 7 सेकंड भोजन ठहरता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है, शीर्ष पर घाटी ढक्कन होता है, श्वास नली में भोजन के कणों को आने से रोकता है। चलिए दोस्तों आमाशय की बात करें। और बड़ी आंत, इन 3 बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों आमाशय, जिसे कहा जाता है आमाशय। और आमाशय को ही कहा जाता है दोस्तों पेट, इसी को बोला जाता है पेट और इसी को कहा जाता है उदर। एक ही बात है, चाहे आप आमाशय कहें, चाहे आप पेट कहें, चाहे उदर कहें, एक ही बात है। देखिए दोस्तों आमाशय की संरचना कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों, इस तरीके से कुछ आमाशय की संरचना होती है दोस्तों। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो आमाशय की संरचना होती है दोस्तों, ये अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होती है। अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इस आमाशय की संरचना होती है, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान, अंग्रेजी के अक्षर जे के समान इस आमाशय की संरचना होती है दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूं संरचना। आमाशय की संरचना अंग्रेजी के अक्षर जे के समान, आमाशय की संरचना अंग्रेजी के अक्षर जे के समान, या मैं कह सकता हूं या दुपालिका। आमाशय की संरचना अंग्रेजी के अक्षर जे के समान या दुपालिका होती है। देखिए दोस्तों इस आमाशय के अंतर्गत भोजन, इस आमाशय के अंतर्गत भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। इस आमाशय के अंतर्गत भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। आमाशय के अंतर्गत,
आमाशय के अंतर्गत भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है और दोस्तों इस समय के दौरान उस भोजन की लुगदी बन जाती है और वो लुगदी नुमा जो भोजन है वो लुगदी नुमा भोजन दोस्तों कायम कहलाता है। उस लुगदी नुमा भोजन को दोस्तों कायम कहा जाता है। कायम मैं कह सकता हूं दोस्तों आमाशय द्वारा पाचित भोजन, एक मिनट, हाँ जी, आमाशय में लुगदीनुमा भोजन दोस्तों कायम कहलाता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है और उस 4 घंटे के दौरान उस पाचित भोजन को कायम नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। इस आमाशय की दोस्तों अगर मैं लंबाई की बात करूं, इस आमाशय की यदि दोस्तों लंबाई की बात की जाए, आमाशय की लंबाई की, तो आमाशय की दोस्तों लंबाई होती है वो लंबाई दोस्तों 30 सेंटीमीटर। आमाशय की दोस्तों अगर लंबाई की बात करें तो आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इस आमाशय में एक ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि का नाम है पाइलेरिक। आमाशय की दोस्तों पाइलेरिक ग्रंथि से एक रस निकलता है और उस रस का नाम है दोस्तों जठर रस। आमाशय की पाइलेरिक ग्रंथि से दोस्तों जठर रस निकलता है। इस जठर रस को ही दोस्तों मैं पाचक बोल सकता हूँ। पाचक रस एक ही बात है। आमाशय की पाइलेरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, पाचक रस निकलता है। दोस्तों ये जो जठर रस होता है ये जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। दोस्तों अम्लीय प्रकृति, ये जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। दोस्तों इस जठर रस का पीएच मान की अगर बात करूं तो इस जठर रस का पीएच मान लगभग 1.5 होता है। दोस्तों इस जठर रस का पीएच मान, दोस्तों इस जठर रस से दोस्तों निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक एंजाइम लिख सकता हूं यहाँ रेनिन, ये दोस्तों जठर रस से स्रावित होता है रेनिन एंजाइम। एक एंजाइम के रूप में मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों पेप्सिन, ये एंजाइम भी दोस्तों जठर रस से निकलता है। एक एंजाइम में यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों म्यूसिन, ये भी जठर रस से निकलता है। और दोस्तों एक एंजाइम लाइपेज, ये भी दोस्तों जठर रस से स्रावित होने वाला एंजाइम है। दोस्तों ध्यान दीजिए रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। दोस्तों पैरा कैसिनेट में बदलता है। दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को दोस्तों पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करने का काम करता है रेनिन एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये पेप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में। दोस्तों म्यूसिन एंजाइम क्या करता है, ये आमाशय की दोस्तों जो आंतरिक सतह है दोस्तों उस आंतरिक सतह को चिकना बनाने का कार्य करता है। दोस्तों ये म्यूसिन एंजाइम। दोस्तों ये लाइपेज एंजाइम वसा को और वसा को दोस्तों एक तो बदलता है वसीय अम्ल, वसा को दोस्तों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करता है। ये दोस्तों लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये चारों के चारों एंजाइम दोस्तों जठर रस से निकलते हैं और ये जठर रस दोस्तों पाइलेरिक ग्रंथि से निकलता है जो कि आमाशय के निकट पाई जाती है। दोस्तों ये आमाशय की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये आमाशय आहार नाल का भाग है। मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, ये आमाशय दोस्तों आहार नाल का भाग है, आहार नाल का। और दोस्तों आहार नाल की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो आहार नाल है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, पाचन तंत्र दोस्तों। और पाचन तंत्र दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि जीव विज्ञान का एक पॉइंट है। और दोस्तों जीव विज्ञान की अगर बात करें तो ये जैविकी की एक शाखा है और जैविकी की बात करें तो दोस्तों ये विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की एक शाखा जैविकी, जैविकी की बात है दोस्तों जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में दोस्तों आहार नाल, आहार नाल में आमाशय, दोस्तों आमाशय में पाइलेरिक ग्रंथि दोस्तों, पाइलेरिक ग्रंथि से निकलता है जठर रस और जठर रस से निकलते हैं ये एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और लाइपेज। दोस्तों प्रश्न आ चुका है दोस्तों रीट भर्ती, दोस्तों प्रश्न आ चुका है रीट भर्ती 2016 में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। जठर रस से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं, तीन के समूह दिए थे दोस्तों।
जठर रस से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ऐसे दोस्तों तीन तीन के समूह दिए थे। तो रेनिन, पेप्सिन और म्यूसिन लाइपेज ये दोस्तों जठर रस से निकलते हैं और ये जठर रस भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान लगभग 1.5 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं कुछ और बात आपको बताऊं। रेनिन एंजाइम की अगर बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये जो रेनिन एंजाइम है दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम बालकों में दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम बालकों में और बालकों में दोस्तों दूध को पाचन करता है, दूध का पाचन। बालकों में दोस्तों ये रेनिन एंजाइम दूध को पचाने का कार्य करता है। बालकों के अंतर्गत दोस्तों ये जो रेनिन एंजाइम होता है दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम दोस्तों बालकों के अंतर्गत दूध को पचाने का कार्य करता है। दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं युवा अवस्था की, तो दोस्तों युवा अवस्था के अंदर ये दोस्तों रेनिन एंजाइम नहीं बनता है। दोस्तों युवा अवस्था के अंतर्गत रेनिन एंजाइम नहीं बनता है। दोस्तों ये रेनिन एंजाइम की अगर और बात की जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो रेनिन एंजाइम है दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम दूध को फाड़ने का कार्य करता है। दोस्तों दूध को फाड़ने का कार्य करता है। दोस्तों ये रेनिन एंजाइम दोस्तों पनीर बनाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों पनीर बनाने में दोस्तों ये रेनिन एंजाइम ही प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जठर रस से रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन, लाइपेज एंजाइम निकलते हैं जिनमें दोस्तों रेनिन बालकों में दूध का पाचन करता है। युवा अवस्था में रेनिन एंजाइम नहीं बनता है और दोस्तों पनीर बनाने में काम आता है रेनिन एंजाइम, दूध को फाड़ने में काम आता है रेनिन एंजाइम। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं आमाशय से संबंधित। ध्यान दीजिए दोस्तों, आमाशय से संबंधित दोस्तों, आमाशय में दोस्तों एक कोशिका, और उस कोशिका को मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों आमाशय की ऑक्सिएंटिक, और आमाशय की दोस्तों ऑक्सेंटिक कोशिका, आमाशय की दोस्तों ऑक्सेंटिक कोशिका। और इस ऑक्सेंटिक कोशिका से दोस्तों एक अम्ल निकलता है और उस अम्ल का नाम है दोस्तों HCl। इस HCl को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है दोस्तों इस ऑक्सेंटिक कोशिका से। और दोस्तों इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर साधारण भाषा की बात करें तो इसे अपन नमक का तेजाब कहते हैं। दोस्तों नमक का तेजाब, इस HCl को नमक का तेजाब। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है दोस्तों, ये नमक का तेजाब, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों हमारी आमाशय के अंतर्गत, और दोस्तों हमारी आमाशय में हानिकारक दोस्तों जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों कि आमाशय के अंतर्गत ये जो HCl अम्ल है दोस्तों, ये आमाशय के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है। दोस्तों भोजन को सड़ने से बचाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है दोस्तों ये HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब आमाशय के अंतर्गत दोस्तों अम्लीयता की मात्रा में, जब दोस्तों आमाशय के अंतर्गत दोस्तों अम्लीयता, जब आमाशय में या पेट के अंतर्गत दोस्तों अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, HCl की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो दोस्तों उस अम्लीयता में वृद्धि होने पर उस अम्लीयता को दोस्तों कम करने के लिए, दोस्तों अम्लों के विपरीत यानी दोस्तों एंटी एसिड और एंटी एसिड के रूप में दोस्तों लिया जाता है। एंटी एसिड के रूप में ध्यान दीजिए दोस्तों, एंटी एसिड के रूप में लिया जाता है दोस्तों एक तो NaHCO3 जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट और दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के रूप में लिए जाते हैं।
पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रीट भर्ती 11 फरवरी 2018 के अंतर्गत दोस्तों L2 रीड लेवल 2 और लेवल 2 के अंतर्गत दोस्तों साइंस वाले विद्यार्थियों से यही प्रश्न पूछा गया था कि पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए लिया जाता है। तो उसमें दोस्तों एक ऑप्शन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोनों में से एक ही ऑप्शन परीक्षा के अंतर्गत आएगा दोस्तों, और दोनों ही दोस्तों अम्लीयता को कम करने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए विज्ञान और विज्ञान की एक शाखा जैविकी का एक पार्ट दोस्तों जीव विज्ञान में पाचन तंत्र के अंतर्गत दोस्तों आहारनाल के अंतर्गत दोस्तों आमाशय। बता देता हूँ दोस्तों, आमाशय की संरचना अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होती है, अर्थात दुपालिका संरचना में होती है। लंबाई की बात करें दोस्तों, लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अगर बात करें दोस्तों आमाशय में क्या होता है, तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है, और दोस्तों उस 4 घंटे के दौरान भोजन की लुगदी बन जाती है, और वो लुगदी नुमा भोजन कायम कहलाता है। एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बनने के लिए जा रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। आमाशय द्वारा पाचित भोजन कहलाता है। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत दोस्तों एक चीज सीखी थी कि मुख द्वारा गलाया गया भोजन, तो मुख द्वारा गलाया गया भोजन दोस्तों बोलस कहलाता है, और लार द्वारा गलाया गया भोजन बोलस कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लार मुख के अंतर्गत होती है, चाहे प्रश्न लार की पूछे चाहे मुख की पूछे एक ही बात है। तो यहाँ भी एक प्रश्न ऐसे बनता है दोस्तों कि आमाशय द्वारा पाचित भोजन कहलाता है। तो आमाशय द्वारा पाचित भोजन कहलाता है दोस्तों कायम, और आमाशय में पाइलेरी ग्रंथि से दोस्तों जठर रस निकलता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों, जठर रस को पाचक रस कहते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। और जठर रस से दोस्तों जो एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे दोस्तों रेनिन है, पेप्सिन है, म्यूसिन है, लाइपेज है, ये जठर रस से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। दोस्तों रेनिन कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदलता है। तो कैसीन दोस्तों दूध के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रोटीन है कैसीन, और कैसीन दूध के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग श्वेत होता है दोस्तों। और यानी ये एंजाइम दोस्तों जटिल प्रोटीनों को सरल प्रोटीनों में परिवर्तित करते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। म्यूसिन एंजाइम आंतरिक सतह को चिकना बनाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों लाइपेज एंजाइम की, तो लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम बालकों में दूध को पचाने का कार्य करता है। युवा अवस्था में रेनिन एंजाइम नहीं बनता है। रेनिन एंजाइम पनीर बनाने में काम आता है। रेनिन एंजाइम दूध को फाड़ने का कार्य करता है। दोस्तों आमाशय की ऑक्सीडेटिव कोशिका से HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसे नमक का तेजाब कहा जाता है। दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, आमाशय के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है। अब दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न और यहाँ बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो बहुत अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों प्रश्न बन सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर अपन देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों एक प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या हो सकता है दोस्तों ध्यान दीजिए। मैं बोर्ड पर उस प्रश्न को लिखता हूँ, ऑप्शन भी उसके लिखूंगा और उत्तर निकालने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, हमारे शरीर में और हमारे शरीर में प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन, हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन किस भाग में होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन किस भाग में होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन किस भाग में होता है। ऑप्शन दे देगा दोस्तों आपको, छोटी आंत सबसे पहले इसे रखिएगा, और दूसरा ऑप्शन रखेगा दोस्तों आपके पास बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन आपके पास रखेगा दोस्तों आमाशय, और दोस्तों अगला ऑप्शन आपके पास रखेगा डी ऑप्शन में आपसे दे देगा दोस्तों मुख। इस तरीके से आपसे कहेगा ना हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन किस भाग में होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मुख।
इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों अच्छे प्रश्न हैं और इन अच्छे प्रश्नों का दोस्तों सिलसिला शिक्षक भर्ती में लगातार जारी रहा है। तो रीट भर्ती 2021 में संभावित बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन का आंशिक पाचन किस भाग में होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है दोस्तों आमाशय, जबकि अधिकांश स्टूडेंट दोस्तों 80% विद्यार्थी इसका उत्तर छोटी आंत करेंगे, जो कि दोस्तों गलत है। आमाशय उत्तर होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों आहार नल के अगले भाग के बारे में। और आहार नल का अगला भाग जो होगा दोस्तों, वो अगला भाग होगा छोटी आंत। अगले भाग के बारे में बात करें दोस्तों आहार नल के में, और अगला भाग जो है वो अगला भाग है दोस्तों, ध्यान दीजिए, छोटी आंत। छोटी आंत दोस्तों ये आहार नल का अगला भाग है, छोटी आंत। देखिए दोस्तों, छोटी आंत की अगर लंबाई की बात सबसे पहले की जाए तो इस छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 6 से 7 मीटर होती है। इस छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 6 से 7 मीटर होती है। और दोस्तों अगर भोजन की बात करें तो दोस्तों इस छोटी आंत में भोजन, और इस छोटी आंत में भोजन लगभग दोस्तों 5 से 6 घंटे ठहरता है। इस छोटी आंत में भोजन लगभग 5 से 6 घंटे ठहरता है। और लंबाई की अगर बात करें तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, इस छोटी आंत का जो व्यास होता है दोस्तों, वो व्यास बड़ी आंत की अपेक्षा, और दोस्तों बड़ी आंत की अपेक्षा कम होता है। छोटी आंत का दोस्तों जो व्यास होता है वो बड़ी आंत की अपेक्षा कम है, और कम होने के कारण दोस्तों इसे छोटी आंत कहा जाता है, न कि लंबाई के आधार पर। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अक्सर प्रश्न अक्सर माइंड के अंतर्गत ये बात आई जाती है कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर है, फिर भी उसे छोटी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 मीटर है, फिर भी उसे बड़ी आंत कहा जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों इन दोनों के आकार व्यास के आधार पर तय किए गए हैं, ना कि लंबाई के आधार पर। मैं बता रहा हूँ आपको कि छोटी आंत का व्यास कम है, बड़ी आंत की अपेक्षा कम है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। दोस्तों अगली बात करें, जो अपन मेन चीज है, देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन के अंतर्गत, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत दोस्तों यदि आप ये निकालना सीख गए कि प्रश्न का माहौल कैसा है, प्रश्न का तरीका कैसा है, प्रश्न अब तक किस प्रकार के पूछे गए हैं और किस प्रश्न की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, अगर इन चीज पर आप फोकस करने लग गए तो समझ लीजिए कि आप सफलता के निकट हैं। आपको मैं इस छोटी आंत से लगभग दोस्तों 5-6 पन्ने का मैटर बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों उस 6 पन्ने को यदि मैं एक पन्ने के अंतर्गत आपको समझाऊं तो ये सबसे बेटर होगा। और ये चीजें दोस्तों कब आप निकल पाओगे? जब आप उस विषय के प्रति रुचि से आप दोस्तों मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, तो आप दोस्तों उन लाइनों में से बहुत चुनिंदा शब्द आप निकालने लग जाएंगे। और दोस्तों उन चुनिंदा शब्दों से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षा का एक फॉर्मूला है, तो हमेशा हमारे माइंड के अंतर्गत होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो कथा संग्रह हमारे पास रखे होते हैं ना, बड़े बड़े पोथी, ये पोथी दोस्तों आप कब तक पढ़ेंगे, इनके कभी एंड नहीं आने वाला है। इसलिए इन चीज में से वो चीज अपन निकालें जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था कि लंबाई, आकार, वजन, इनसे संबंधित परीक्षा में दोस्तों बहुत कम न के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कई किताबों में आप देखेंगे तो इसकी लंबाई आपको 4 से 5 मीटर दे रखी होगी, कई किताब देखेंगे 7 से 8 मीटर दे रखी होगी, कई किताब 5 से 6 मीटर दे रखी होगी। इसलिए उन समस्याओं से बचने के लिए एग्जामर दोस्तों जो बिल्कुल फिक्स चीज है, जिसका उत्तर सटीक है, छात्र को कहीं भी उत्तर देने में प्रॉब्लम नहीं हो, उसे वो प्रश्न के रूप में रखता है दोस्तों, ना कि कोई और। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, भोजन लगभग 5 से 6 घंटे ठहरता है, छोटी आंत का व्यास कम है दोस्तों बड़ी आंत की अपेक्षा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों इस छोटी आंत से संबंधित। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस छोटी आंत के द्वारा पाचक भोजन, और छोटी आंत के द्वारा दोस्तों पाचक भोजन कहलाता है काइल। छोटी आंत के द्वारा पाचक भोजन काइल कहलाता है दोस्तों, काइल। अब आपके पास पाचन से संबंधित 3 शब्द आ चुके हैं। एक शब्द आपने पढ़ा था बोलस, दूसरा शब्द अभी हाल ही में आपने पढ़ा है कायम, और एक तीसरा शब्द आपके पास है दोस्तों काइल। अंतर है, वो कायम है और ये काइल है।
तो छोटी आंत द्वारा पाचित भोजन दोस्तों काइल कहलाता है। और छोटी आंत में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं। और उन उंगली नुमा संरचनाओं को दोस्तों अपन कहते हैं रसांकुर। छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाओं को रसांकुर कहा जाता है। और अगर दोस्तों रसांकुर की बात करूं तो दोस्तों इन्हें बिलाई कहा जाता है, बिलाई। और इनके कार्य की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है दोस्तों प्रोटीन का अवशोषण करना, प्रोटीन का अवशोषण करना, प्रोटीन का अवशोषण करना, प्रोटीन का संग्रह करना लंबे समय के लिए। तो छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाओं को दोस्तों रसांकुर कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में बिलाई कहा जाता है। और इन बिलाई के द्वारा रसांकुरों के द्वारा सर्वाधिक प्रोटीन का अवशोषण किया जाता है। एक और चीज अगर बात करें दोस्तों अपन कि छोटी आंत के अंतर्गत दोस्तों एक तो प्रोटीन है, एक वसा है और एक कार्बोहाइड्रेट है। छोटी आंत के अंतर्गत प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का दोस्तों और इन तीनों का संपूर्ण पाचन होता है दोस्तों। संपूर्ण पाचन होता है, इसलिए दोस्तों इसे हमारे शरीर का संपूर्ण पाचन स्थल कहा जाता है। छोटी आंत को संपूर्ण पाचन स्थल, अच्छा शब्द है, हमारे शरीर का संपूर्ण पाचन स्थल कहा जाता है छोटी आंत। दोस्तों संपूर्ण शब्द प्रयोग में ले या ले ले इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इश्यू नहीं रखता है। आपको प्रश्न ऐसे भी कह सकता है हमारे शरीर का पाचन स्थल है, तो दोस्तों उस पाचन स्थल के अंतर्गत हमको आंसर छोटी आंत ही लगाना है, क्योंकि छोटी आंत के अंतर्गत ही भोजन पचता है। उसने पाचन स्थल पूछा है। हाँ, आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रोटीन का आंशिक थोड़ा बहुत पाचन होता है। अगर पूर्ण पाचन की बात करें तो वो छोटी आंत में होता है। तो हमारे शरीर में संपूर्ण पाचन स्थल छोटी आंत होती है दोस्तों। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पूर्ण पाचन दोस्तों छोटी आंत में होता है। और ये तीनों ही दोस्तों हमारे भोजन के मुख्य घटक है। हमारे जो दोस्तों भोजन है उसके मुख्य घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट मुख्य घटक। अगली बात करते हैं दोस्तों इन छोटी आंत से संबंधित। ध्यान दीजिए दोस्तों, छोटी आंत को आगे लेकर के चले तो दोस्तों इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इस छोटी आंत को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरीके से इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक भाग है इसका डोडुनम, एक भाग है दोस्तों इसका जेजुनम और एक भाग है इसका दोस्तों इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं, डोडुनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों भाग छोटी आंत के अंतर्गत हैं दोस्तों, डोडुनम, जेजुनम, इलियम। ध्यान दीजिए दोस्तों, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग और छोटी आंत का भी सबसे बड़ा भाग अगर है दोस्तों तो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों डोडुनम। लगभग 2.5 मीटर लंबा, 6 से 8 मीटर जो लंबाई है पूरी छोटी आंत की, उसमें से 2.5 मीटर लंबी तो डोडुनम भाग है। यानी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग डोडुनम होता है दोस्तों। और इस डोडुनम के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो डोडुनम है दोस्तों, इस डोडुनम को मैं पक्वाश्य भी बोलता हूं दोस्तों। पक्वाश्य एक ही बात है दोस्तों, पक्वाश्य से ही बोला जाता है इस डोडुनम को। और इस पक्वाश्य के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस पक्वाश्य के अंतर्गत दोस्तों 2 पाचक ग्रंथि आकर खुलती हैं। ये जो डोडुनम भाग है दोस्तों, इसके अंतर्गत 2 पाचक ग्रंथियां आकर खुलती हैं। और वो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक तो है दोस्तों यकृत, ये पाचक ग्रंथि है जो कि अपने स्राव को दोस्तों डोडुनम में छोड़ती है। और एक पाचक ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय। ये दोनों पाचक ग्रंथि दोस्तों अपने स्राव को डोडुनम में लाकर छोड़ती हैं, पक्वाशय में लाकर छोड़ती हैं। दोस्तों यकृत की अगर बात करूं तो आपको बता देता हूं, लीवर इसी का नाम है दोस्तों, आप भली प्रकार से जानते होंगे। इसे ही कहते हैं दोस्तों कलेजा और इसे ही कहा जाता है जिगर। एक ही बात है दोस्तों, चाहे आप यकृत कहो, चाहे लीवर कहो, चाहे कलेजा कहें, चाहे जिगर कहें, एक ही बात है, सारे ही शब्दों का एक ही मतलब है, यकृत, लीवर, कलेजा, जिगर। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये तो कई बार आपने
प्रयोग में ले लिया होगा, और कई बार आपने प्रयोग में लिया होगा, चाहे वो आप किसी भी रूप में लें। साधारण से भाषा में आ जाता है कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति या फला प्रेमी या फला प्रेमिका, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो ऐसे दोस्तों वो जिगर, इस यकृत को कहते हैं, लीवर को कहते हैं, कलेजा कहते हैं, जो भोजन का पाचन करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस लीवर के बारे में और बात करें, कलेजा के बारे में बात करें, यकृत के बारे में बात करें दोस्तों, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों कलेजा, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों इस यकृत की अगर वजन की बात करें, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, यदि इस यकृत के वजन की बात करें दोस्तों, वजन के बारे में, इस यकृत के दोस्तों वजन के बारे में अगर बात करें तो वजन होता है दोस्तों इसका लगभग 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम वजन होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक दोस्तों यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि यह दोस्तों हमारे शरीर की, और हमारे शरीर की इसे दोस्तों सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार शब्द यहाँ से भी आ गए हैं, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इस यकृत को कहते हैं दोस्तों। और इसी को कहा जाता है हमारे शरीर की दोस्तों जैव रासायनिक प्रयोगशाला, इसी को बोला जाता है दोस्तों जैव रासायनिक प्रयोगशाला। इस यकृत को ही बोला जाता है दोस्तों जैव रासायनिक प्रयोगशाला। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस यकृत के अंतर्गत क्या होता है, इस यकृत ग्रंथि का भोजन की बात करें दोस्तों, पाचन से संबंधित बात करें तो एक रस निकलता है दोस्तों, और उस रस का नाम है पित्तरस। पित्तरस निकलता है जो कि दोस्तों भोजन को क्षारीय बनाता है, पित्तरस निकलता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाता है दोस्तों। अगर पित्तरस की पीएच मान की बात करें तो दोस्तों इसका पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो इसका पीएच मान लगभग दोस्तों 7.3 से लेकर के 7.5 के मध्य होता है दोस्तों। इस पित्तरस का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है, तो भोजन को क्षारीय बनाता है। और दोस्तों ये जो पित्तरस है, ये पित्तरस दोस्तों इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, हल्के पीले रंग का होता है दोस्तों, ये पित्तरस हल्के पीले रंग का। और दोस्तों ये जो पित्तरस है ये दोस्तों पित्त वाहिनियों के माध्यम से, पित्त वाहिनियों के माध्यम से दोस्तों ये पित्तरस पित्ताशय में जाता है। और पित्ताशय की जो संरचना है दोस्तों, अगर पित्ताशय की संरचना की बात करें तो पित्ताशय की संरचना होती है दोस्तों नाशपाती के समान, नाशपाती के समान दोस्तों इस पित्ताशय की संरचना है। उसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, नाशपाती राजस्थान का राज्य फल है, नाशपाती राजस्थान का राज्य फल है दोस्तों नाशपाती। और राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन इस नाशपाती का जयपुर में होता है, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है दोस्तों इस नाशपाती का। राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का राज्य फल है दोस्तों। ध्यान दीजिए, पित्ताशय की संरचना नाशपाती के समान होती है, और इस पित्ताशय में आकर के दोस्तों पित्तरस एकत्रित होता है दोस्तों। इस यकृत ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है दोस्तों, और उस हार्मोन की दोस्तों नाम है बिलिरुबिन हार्मोन। इस पित्तरस यानी दोस्तों इसमें बिलिरुबिन हार्मोन पाया जाता है जो कि यकृत ग्रंथि से निकलता है, बिलिरुबिन। दोस्तों इस बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने पर एक रोग हो जाता है दोस्तों, और उस रोग को कहा जाता है पीलिया दोस्तों, पीलिया रोग कहा जाता है। बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने से दोस्तों पीलिया रोग हो जाता है। जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि उस पर को इस तरीके के लक्षण हमारे शरीर के अंतर्गत दिखते हैं दोस्तों पीलिया जैसे, तो दोस्तों जांच करता है, उस जांच का नाम रखता है बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन जांच के अंतर्गत उस पीलिया के कारणों का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को पूर्ण रूपेण पीलिया है या नहीं है। दोस्तों बिलिरुबिन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने पर पीलिया रोग हो जाता है, और इस पीलिया रोग के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, ये पित्ताशय दोस्तों प्रभावित होती है, पित्ताशय यानी पित्तरस प्रभावित होता है दोस्तों इस। और पित्ताशय के ठीक यानी पित्ताशय के अंतर्गत आने वाली पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी में आता है पित्तरस, और पित्तरस निकलता है यकृत ग्रंथि से। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि पीलिया रोग में, पीलिया रोग के अंतर्गत दोस्तों, और पीलिया रोग के अंतर्गत दोस्तों यकृत ग्रंथि प्रभावित होती है।
इस पीलिया रोग के अंतर्गत दोस्तों, इस पीलिया रोग के अंतर्गत यकृत ग्रंथि दोस्तों पूर्ण रूपेण प्रभावित होती है। भोजन का पाचन रुक जाता है दोस्तों, शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। ये साधारण से लक्षण है दोस्तों। आंख और हथेलियों का दोस्तों रंग साधारणतः पीला पीला होने लगता है दोस्तों, त्वचा का रंग पीला पीला होने लगता है दोस्तों। इस पीलिया रोग में दोस्तों हाथ पैरों में कमजोरी, शरीर में बेचैनी, भूख नहीं लगना, ये पीलिया के साधारण से लक्षण हैं दोस्तों। पीलिया से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व पीलिया दिवस। 28 जुलाई को दोस्तों विश्व पीलिया दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पीलिया रोग में ये यकृत ग्रंथि प्रभावित होती है दोस्तों, और इस यकृत में और कोई पाचन एंजाइम नहीं होते, ना ही कोई पाचन का हार्मोन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पित्त रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय कर देता है दोस्तों। ये यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। इस यकृत ग्रंथि में दोस्तों विटामिन ए और डी का संग्रह रहता है दोस्तों। ए और डी, विटामिन ए और डी का संग्रह दोस्तों यकृत के अंतर्गत रहता है, विटामिन ए और डी का। दोस्तों इस यकृत के अंतर्गत क्या होता है, इस यकृत के अंतर्गत दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर के अंतर्गत इस यकृत के अंतर्गत होता है, यूरिया का निर्माण। और दोस्तों ये यूरिया हमारे शरीर में से फिर मूत्र के साथ बाहर निकलता है लगभग 2% मात्रा में। हमारे मूत्र के साथ 2% मात्रा में यूरिया बाहर निकलता है और यकृत के अंतर्गत इस यूरिया का निर्माण होता है। ऑरेंथिन चक्र के कारण दोस्तों इस यूरिया का निर्माण होता है। आगे बताऊंगा दोस्तों, समझाऊंगा अच्छे से। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों इस यकृत से संबंधित। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस यकृत से ही दोस्तों एक स्टेम कोशिका, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों कि प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रत्यारोपित किए जाने वाला अंग था यकृत। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रत्यारोपित किए जाने वाला अंग है यकृत। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, अग्नाशय की बात करें अपन। तो दोस्तों इस अग्नाशय जो इस पाचक ग्रंथि है दोस्तों, अग्नाशय जो कि अपने रस को डोडोनम में ला करके छोड़ती है। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं अग्नाशय के बारे में बात करूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। अग्नाशय देखिए दोस्तों, उस डोडोनम के अंतर्गत शराब को ला करके छोड़ती है, और उस डोडोनम में एक ग्रंथि तो अपन ने पढ़ ली है, उसका तो नाम यकृत था, और एक है दोस्तों अग्नाशय, जिसे कहा जाता है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। इससे लगभग 85 ग्राम वजन होता है दोस्तों इस अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत। दोस्तों इसे हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों इस अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों इस अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है दोस्तों, अग्नाशय रस निकलता है, और ये अग्नाशय रस भी दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। इस अग्नाशय रस से दोस्तों निम्न एंजाइम निकलते हैं। जैसे पहले एंजाइम का नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन। एक एंजाइम निकलता है दोस्तों जिसका नाम है एमाइलेज, और एक एंजाइम निकलता है दोस्तों जिसका नाम है लाइपेज। इस तरीके से दोस्तों ये 3 एंजाइम स्रावित होते हैं इस अग्नाशय रस से, जिसमें दोस्तों ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। और बात करते हैं लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है दोस्तों, वसा का पाचन। और ये तीनों ही दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों ही दोस्तों मुख्य घटक हैं हमारे भोजन के। और मुख्य घटकों का दोस्तों, मुख्य घटकों से मिलती है हमें दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इन तीनों का संपूर्ण पाचन, और इन तीनों का दोस्तों संपूर्ण पाचन छोटी आंत को कहा जाता है। देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, किसी भी विषय का आप पढ़िए, सबसे पहली बात यह है कि उस चीज की आप लिंक बनाइए, उसे जोड़ना सीखिए। और यदि आप जोड़ना सीख गए तो आप 100% है कि
100% रिजल्ट आने के लिए योग्य होते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब आप जिस चीज को जहां छोड़ते हैं उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद भी जब वापस रिवीजन अपने तौर पर करें, अपने हिसाब से करें, तो उसकी लिंक कैसे बनाएं कि वो दोनों चीज आपस में मैच करें, जुड़ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, ट्रिप्सिन, अमाइलिन, लाइपेज, इन तीनों का पाचन, और इन तीनों का पाचन दोस्तों, यानी ये हमारे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन ये तीनों एंजाइम करते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और ये तीनों एंजाइम इस अग्नाशय रस से निकलते हैं, और ये अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और अग्नाशय ग्रंथि अपने स्राव को छोड़ती है डोडूनम में, और डोडूनम भाग है छोटी आंत का। दोस्तों अपन बात करें कि एक तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये तीन एंजाइम है जो कि भोजन का पाचन में सहायता करते हैं। एक आपने इस एमाइलेज एंजाइम से संबंधित जिसे टाइलिन कहते हैं, एक ही बात है, चाहे एमाइलेज कहो चाहे टाइलिन कहो, एक ही बात है दोस्तों। एमाइलेज और टाइलिन एक ही बात है दोस्तों, यानी टाइलिन का ही दूसरा नाम है दोस्तों एमाइलेज, टाइलिन का ही दूसरा नाम है। यानी टाइलिन एंजाइम दोस्तों आपने पढ़ा होगा लार से निकलता है, लार से निकलता है टाइलिन एंजाइम, जो कि स्ट्रास को माल्टोज में बदलता है। तो स्ट्रास और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट थे, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार भी करते, लेकिन सर्वप्रथम पूर्ण रूप से नहीं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, ये छोटी आंत की बात है, और इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों बड़ी आंत। इसके बाद अपन बड़ी आंत की बात करते हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है, आरनार का सबसे अंतिम भाग होगा। तो छोटी आंत से संबंधित दोस्तों दो बात आपको अच्छे से सीखनी है, दो प्रश्नों की तरफ आपको अच्छे से गौर करना है, जो साधारण हो सकते हैं, डेबली भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का संपूर्ण पाचन स्थल है छोटी आंत, या मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों कि अग्नाशय और यकृत ग्रंथि अपने स्राव को छोड़ती है, डोडूनम, जेजुनम, इलियम, इनमें से कोई नहीं, डोडूनम। या फिर मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं छोटी आंत से रिलेटेड कि छोटी आंत के द्वारा पाचित भोजन कहलाता है कायल, उंगली नुमा संरचनाओं को कहते हैं रसांकुर, जो कि प्रोटीन का सर्वाधिक अवशोषण करती हैं। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ इस यकृत से हो सकता है कि पित्तरस, और पित्तरस को स्रावित करती है, कई बार परीक्षा में आया दोस्तों, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, ऐसी तो कई सारी परीक्षा में प्रश्न कई बार आया है कि पित्तरस का स्रावन होता है यकृत ग्रंथि से। पित्तरस एकत्रित रहता है पित्ताशय में, या मैं ऐसे कह सकता हूँ पीलिया रोग में प्रभावित होती है यकृत ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, विटामिन ए और डी का संग्रह रहता है यकृत में, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, यूरिया का उत्सर्जन होता है मूत्र के साथ, कितना प्रतिशत, 2%। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, क्योंकि रसायन बनते हैं इसके अंदर, रसायन में यूरिया बनता है, यूरिया एक प्रकार का रसायन है दोस्तों जो यकृत के अंदर ही बनता है, इसलिए शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। 1.5 किलोग्राम वजन है शरीर के भीतर वाले अंगों में, इसलिए सबसे बड़ा आंतरिक कहते हैं। ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसलिए सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। बड़ी पाचक ग्रंथि इसलिए क्योंकि भोजन के पाचन में सहायता करती है दोस्तों। इस तरीके से अपन बड़ी आंत की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, और बड़ी आंत की तरफ अपन चलते हैं।